बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 10 दिसंबर है, मंगल का दिन है। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि शाम के अंदर जो बगावत हुई है और जंगजूओं की जानिब से बशारुल असद से जो शाम को आज़ाद करवाया गया है, इस तमाम तनाज़े का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल की जानिब से पेशकदमी करते हुए तकरीबन शाम के 9 इलाकों के ऊपर कंट्रोल हासिल किया गया और फिर फिजाई हमले किए गए। 300 से ज्यादा फिजाई हमले करते हुए उन्होंने यहां पर डिफेंस फैक्ट्रीज, जो कि शाम की डिफेंस फैक्ट्रीज थी, और जो मिलिट्री एयरपोर्ट्स थे और असलहा फैक्ट्रीज को निशाना बनाया। लेकिन अभी बात यहां तक नहीं रुकी, अब मजीद हमले तेज कर दिए गए और इन हमलों के अंदर तेजी लाते हुए शाम के 30 हवाई जहाज जो हैं वो तबाह कर दिए गए। तैयारे, जो मिलिट्री तैयारे थे, वो तबाह किए गए। रशियन मेड MiG-21 तैयारे, उनको बिल्कुल मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। और फिर शामी लताकिया बंदरगाह जो है, उस समय तकरीबन $10 अरब का जो असलहा है उसको भी जो है वो बिल्कुल मलिया मेट कर दिया गया है। कैसे, ये आपके सामने रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा खौफ भी यही था कि कहीं ये जो माले गनीमत इनके पास आया है, ये इस तमाम तर असले का इस्तेमाल हमारे ऊपर ही ना करना शुरू कर दें। तो इस बिना के ऊपर कैसे ये पूरी की पूरी एक प्लानिंग तरतीब दी गई और किस तरीके से ये एक स्टेज सजाई गई, जिसके बाद वहां पर एक तरफ जहां पर अबूरी सेटअप लगाया जा रहा है और हुकूमत शेपअप की जा रही है, इस मौके का फायदा उठाते हुए ये तमाम तर असलहा जो है उसको वाइप आउट कैसे किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो बशारुल असद की खुफिया जेल थी, जो ज़ेरे ज़मीन खुफिया जेल, सद्दानिया जेल जो है, उसको लेकर जनाब वाला इस वक्त तकरीबन 1 लाख जो शामी कैदी हैं उनकी रिहाई की खबर है। उसका जेल का सुराग लगाया गया, वहां से लोग जो बाहर आ रहे हैं, वो दिल दहला देने वाली वीडियोज हैं वो जारी हो रही हैं। ये बेसिकली सदानिया जेल है क्या, सदनाया जेल, और इसके साथ साथ इसको किस तरह से वहां पर अपने मुखालिफिन के लिए बशारुल असद जो है वो इस्तेमाल करता था, ताकत का बेतरेग इस्तेमाल और जुल्म सितम की कैसे इंतहा की गई, ये तमाम तो डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो है वो इसराइली फौज ने शामी फौज के तमाम जो जंगी तैयारे हैं और फिजाई दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर दिया, तबाह कर दिया। और फिर इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो इसराइली फिजाइया है उसने आज शाम के अंदर, शाम की जो सरजमीन है उसके ऊपर 150 से ज्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। और अरब रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने साहिली शहर जो है लताकिया, वहां पर शामी फौज के पूरे जो बहरी बेड़े को तबाह किया और दीगर चीज़ों के अलावा फिजाई दिफाई निज़ाम, जंगी जहाज और जो गोला बारूद है उनके डिपोज मुकम्मल तौर पर तबाह किए। और शदीद जो इजरायली फिजाई हमलों ने लताकिया बंदरगाह को निशाना बनाया, जिससे शामी बहरिया का बाकी मांदा जो बेड़ा था, जो फ्लीट, वो भी तबाह हुआ। और शाम की सरजमीन पर गुज़श्ता कई घंटों में तकरीबन 350 से ज़ायद हमले किए गए हैं और इसराइल ने शाम को यूं कह लें कि बेदिफा छोड़ दिया है। लेकिन अब असद की जो हुकूमत थी, बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल ने शामी इलाके का कंट्रोल संभाल लिया और चंद ही दिनों के अंदर इसराइली अफवाज ने गजा की पट्टी के हुजम से तकरीबन 2 गुना बड़ा जो इलाका है, शामी इलाका, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। और अब दमिश्क से वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर बताया जा रहा है कि वहां पर वो पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त वहां पर एंट्री हो सकती है। लेकिन शाम की बहरिया फिजाइया और जो फिजाई दिफाई नेटवर्क था उसको खत्म किया गया और गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान तकरीबन 350 से ज्यादा जो इजरायली हमलों ने तकरीबन तमाम तैयारे, जिसमें 50 इनके जो हेलीकॉप्टर्स थे और MiG-21 जो तैयारे थे, वो हेलीकॉप्टर्स, दिफाई निज़ाम, इसको निशाना बनाया। और एक फाल फौज के बगैर शाम यूं कह लें कि अब लीबिया की सी हैसियत जो है वो उसका मंजर पेश कर रहा है जो मेरी नज़र में। क्योंकि देखें, अगर हालात जो नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से एक बेगैरती की हदें छुई गई हैं और हालात की नज़ाकत को देखते हुए पूरे का पूरा सिनेरियो वो तब्दील कर दिया गया। और अब इसराइल जिस तरह से वहाँ पर उसने एक एंट्री दी है और वहाँ पर वो दाखिल हुआ है, फिजाई कंट्रोल उसने हासिल कर लिया है, तो ये मामलात मुकम्मल तौर पर बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो खबरें सामने आ रही हैं कि जो रूसी फलसफी है और थिंक टैंक अलेक्जेंडर डोगेन, इसकी जानिब से एक बहुत दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया गया। उसने कहा कि शाम उर्दवान के लिए एक फंदा था और इसने स्ट्रैटेजिक गलती की है और उसने रूस और ईरान को धोखा दिया। वो अब यूं कह लें कि अगला निशाना वो होगा। अब मुस्तफ़ा कमाल के तुर्की का खात्मा जो है वो शुरू हो चुका है और अब तक हमने आपका साथ दिया, अब से आप पछताएंगे। ये कौन कह रहा है? ये जनाब वाला रूसी फलसफी और ये जो उसका कार खास
پیوٹن کا کار خاص وہ یہ بیان دے رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک جو اسرائیلی فوجی ہے وہ جنوبی شام کے شہر الحریہ کے اندر ایک سرکاری عمارت گورنریٹ میں وہاں تصویر جو ہے وہ کھنچوا رہا ہے، اور پھر نامعلوم مسلح افراد نے شامی سائنسدان ڈاکٹر حمدی اسماعیل نادی کو وہاں دمشق کے اندر ان کے گھر کو میں ہی قتل کر دیا، اور اس قتل کے پیچھے کون ہے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا، اور یہ ایک بڑے تگڑے سائنسدان جو ہے وہ مانے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اب چن چن کر ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ ایک جو ترقی کی راہ میں اور وہ جو ایک کہہ لیں کہ سائنس کی دنیا کے اندر اپنا نام بنا رہے تھے، اور اپنی سروسز خصوصی طور پر کیونکہ یہ کیمیا دان تھے اور کیمسٹری کے اندر ان کا بڑا نام تھا، لیکن یہاں جو سینئر ایرانی اہلکار نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا کہ 11,000 جو اس وقت جنگجو ہیں وہ آنے والے مہینوں کے اندر عراق کے اہم شہروں میں موصل اور تقریت میں حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں عراقی فوج نے شام کی سرحد کے ساتھ وسیع قلعے کی تعمیر جو ہے وہ بھی شروع کر دی ہے، جبکہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے کہا کہ آج صہیونیت دنیا میں ایک ناکام نظریہ ہے اور جڑوں سے خالی اور ایک مصنوعی اور وقتی خیال ہے جو بمشکل قائم رہتا ہے اور زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ یہ تو ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی دوسری جانب جو ایک تو پہلو میں نے تمام تر یہ آپ کے سامنے رکھا کہ کیسے یہ انہوں نے حملہ کرتے ہوئے جو بحری جہاز جو ان کا پھر فلیٹ پھر لتاکیہ جو یہ بندرگاہ ان کی، اور وہاں پر پھر $10 ارب کا اسلحہ اس کو کیوں وینش کیا گیا، یہ ساری کی ساری سٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن بات ابھی یہاں تک رکے گی نہیں، آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ اسٹیرائڈ ہے یہ جو اس وقت شام کو دیا جا رہا ہے، اور شام کو اللہ نہ کرے لیکن جو حالات بن رہے ہیں وہ لیبیا والے مناظر جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیتن یاہو کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کی منظوری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شام کے اندر ایک اور بڑی کارروائی جو ہے وہ پس منظر کے اندر ہو رہی ہے، اور اردگان اور نیتن یاہو اپنے جو ان کے جو ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ اسد کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اصل میں اتفاق کیا ہوا تھا، لیکن شام کو 3 علاقوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ ایک جو ہے وہ HTS گروپ جو ہے اس کے زیر کنٹرول، ایک امریکی حمایت یافتہ کردوں کے زیر کنٹرول، اور ایک زون اسرائیل کے زیر کنٹرول بفر زون کی صورت کے اندر ہوگا، اور اسرائیلی فوج اب پیش قدمی کر رہی ہے اور HTS پیچھے ہٹ رہی ہے اور انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی، جبکہ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پائیدار ہوگا؟ تو ہرگز نہیں۔ اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے، کیونکہ ترکی کا بنیادی ہدف کردوں کو تباہ کرنا ہے، جن کی اب عملی طور پر اپنی ریاست ہوگی، اور ان تمام گروہوں کے درمیان تنازعات مزید بڑھیں گے، جبکہ HTS گروپ دوسرے چھوٹے مذہبی گروہوں سے کنٹرول ان کے اوپر سے کنٹرول کھو دے گا، اور اس طرح سے یہ ایک حقیقی جو گڑبڑ ہے وہاں سے شروع ہوگی، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل اور نیتن یاہو کو ہوگا۔ لیکن اسلامی رہنماؤں کے اندر اخلاقیات کے فقدان کی وجہ سے اب اسرائیل مشرق وسطیٰ پر اپنی حکومت جو ہے وہ کرے گا۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے آلو کی ایک بوری کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، یہ بالکل ویسی ہی ایک حقیقت ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یقین مانے دل جو ہے وہ بھینچا چلا جا رہا ہے کہ کیسے وہ ایک شام جو کہ بڑی ایک ڈھال بنا ہوا تھا، یہ نہیں کہ کوئی بشار الاسد کوئی اچھا آدمی تھا اور اس کی وجہ سے، نو، بالکل بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اس کے ہوتے ہوئے کیونکہ رشیا وہاں پہ موجود تھا، یہ ڈیفنس سسٹم اور جو بھی معاملات بنے ہوئے تھے، شام ایک مکمل طور پر باقی مڈل ایسٹ کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا، لیکن اب وہاں پہ کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ انٹری دے چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں، آپ کو آگے بڑھتا ہوا آنے والے دنوں میں نظر بھی آئے گا۔ لیکن دوسری جانب جو زیر زمین کال کوٹریاں ہیں ان پر لگے جو کوڈز ہیں وہ جناب والا کھل چکے ہیں، اور اس حوالے سے دمشق میں جو اس وقت جو جیل ہے جسے ریڈ جو جیل بھی کہا جاتا ہے، سرخ جیل بھی اس کا نام بھی دیا جاتا ہے، بدنام زمانہ صدنایا جیل جو ہے، اس سے سامنے آنے والی کہانیاں وہ تو ڈیفرنٹ ہیں، لیکن مناظر جب سامنے آ رہے ہیں، جب شامی شہری اپنے رشتہ داروں کی تلاش میں بدنام زمانہ صدنایا جیل پہنچے تو 4 سال کا معصوم بچہ بھی جیل کے اندر قید تھا، اور اگر اسد کی حکومت ختم نہ ہوتی تو ہم زندہ نہیں ہوتے۔ یہاں دل دہلا دینے والے حقائق جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ مطلب ابھی
तकरीबन 1 लाख जो कैदी हैं वहां पर मौजूद हैं। जबकि शाम की सिविल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि वो दमिश्क की बदनामे ज़माना जो सदनाया जेल है उसकी ज़ेर ज़मीन खुफिया कोठरियों के अंदर कैदियों के फंसे होने की इतलात की तहकीकात कर रही हैं। और समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान के अंदर सिविल डिफेंस फोर्स ने कहा कि इस ज़मन में 5 एमरजेंसी टीमें तश्कील देकर जेल के अंदर तैनात कर दिया गया और इन टीमों की मदद से एक जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है और जो खुफिया नक्शे हैं उनसे ये गाइड जो है वो बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से दमिश्क का कंट्रोल हासिल किए जाने के बाद सदना जेल में कैद लोगों को आज़ाद कराया गया है। दमिश्क में हुकाम की जानिब से जारी की गई जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया कि जेल से कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं और हुकाम का मजीद कहना है कि कैदियों में कुछ वेंटिलेशन यानी ताज़ा हवा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज़ेर ज़मीन बनाई गई कोठरियों में दम घुटने से भी हलाक हो सकते हैं। लेकिन शाम के अंदर जो बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद जो साबिक फौजियों और सदना जेल में तैनात एहलकारों से सोशल मीडिया की मदद से यह अपील की गई थी कि वो बागी फोर्सेस को ज़ेर ज़मीन कोठरियों के दरवाज़ों को खोलने और वहाँ कैद लोगों की जान छुड़ाने के लिए दरवाजों पर लगे खुफिया कोड्स फराहम करने में मदद करें। और मज़ाहमती ग्रुपों का कहना है कि वो सदनाया जेल के ज़ेर ज़मीन उन अकूबत खानों के दरवाजे खोलने में नाकाम रहे जहां मौजूद 1 लाख से ज़ायद कैदियों को CCTV कैमरों और मॉनिटर की मदद से देखा जा सकता है। लेकिन मुसल्ला धड़ों की जानिब से बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद जो शाम की बदनामे ज़माना सदनाया जेल से रिहा होने वाले कैदियों में से एक ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा कि अब तो हम दमिश्क के वस्त में जिंदा और आज़ाद हैं, मगर मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि 50 से 54 दीगर लोगों के साथ मेरी फांसी आज तय थी और अगर असद की हुकूमत ख़त्म ना होती तो हम आज जिंदा नहीं होते। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दमिश्क की जो सदनाया जेल है वो बशार अल असद और उसके वालिद हाफिज अल असद के दौर के अंदर मुल्क की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजी जेलों में से एक समझी जाती रही है। और इंसानी हुकूक के कारकुनान का कहना है कि यहाँ होने वाली जो खूनरेज़ हलाकतें हैं और तशद्दुद के तनाजुर में इस जेल को द रेड प्रिजन यानी सुर्ख जेल का नाम जो है वो भी दिया गया था। तो ये इस वक्त के हालात हैं, वहाँ पर अभी भी मज़ीद लोगों को निकाला जा रहा है और ये जुल्म सितम की इंतहा, मतलब अपने मुखालिफिन को सप्रेस इतना करो कि वो जान से चले जाएं, ये नाकाबिल कबूल हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। मतलब कोई भी किसी के गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर किसी ने गलत किया तो उसके साथ गलत करके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते मैंने ये गलत किया है। लेकिन अभी जो वहाँ के हालात हैं, जो वीडियोस हैं, जो वीडियो मनाजिर हैं, वो दिल दहला देने वाले हैं। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मजीद रिवील हो रही हैं। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।